हेलो गाइस, दिस इज ब्रजेश हियर एंड वेलकम बैक टू सिविल इजी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्वेइंग फर्स्ट के बारे में। आज से हम सर्वेइंग फर्स्ट का लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं और ये अब जो सीरीज चलेगी ये रेगुलर चलेगी। आपको मंडे टू फ्राइडे सर्वे के जो आपको लेक्चर्स मिलेंगे ये सैटरडे एंड संडे। स्कीम आपको आरसीसी के इंट्रो क्लास में मिल जाएगी, कौन से दिन कौन से सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। तो आरसीसी और इरिगेशन जो मिलेगा ये आपको मंडे टू फ्राइडे एक वीडियो डेली मिलेंगे और सर्वे और हाईवे के जो वीडियो मिलेंगे आपको सैटरडे और संडे मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सैटरडे और संडे आपको सर्वे और हाईवे के दो वीडियो मिलने वाले हैं। एक दिन में 2 वीडियो सर्वे के और एक दिन में 2 वीडियो हाईवे के मिलेंगे। तो जो टाइमिंग है वो होगा, वो सर्वे का जो टाइमिंग होगा वो आपको एक वीडियो सुबह 9 बजे मिलेगी और दूसरी शाम को 9 बजे, मतलब रात में 9 बजे मिलेगी। और हाईवे की जो होगी वो एक वीडियो दोपहर में 1:30 बजे और एक वीडियो शाम को 5 बजे। आइए हम आपको एक बार स्कीम दिखा देते हैं कि कौन सी वीडियो आपको कब मिलने वाली है। देखिए, ये सिविल इंजीनियरिंग 4th सेमेस्टर के लिए है। आरसीसी जो मिलेगी आपको, आरसीसी और इरिगेशन, इसके वीडियो आपको मंडे टू फ्राइडे डेली आपको एक वीडियो मिलने वाला है। आरसीसी का जो वीडियो मिलेगा वो आपको रात में 9 बजे और इरिगेशन का दिन में 1 बजे। वहीं पे सर्वेइंग और हाईवे के जो वीडियो मिलेंगे आपको सैटरडे और संडे मिलेंगे। लेकिन सैटरडे और संडे आपको ये 2 वीडियो मिलेंगे। आपको सर्वे के 2 वीडियो सैटरडे को और 2 संडे को मिलेंगे। वहीं पे हाईवे का भी आपको 2 वीडियो सैटरडे को और 2 वीडियो संडे को मिलेगा। सर्वे के वीडियो का जो टाइमिंग होगा सुबह 9 बजे एक वीडियो और रात में 9 बजे एक वीडियो। हाईवे का जो वीडियो मिलेगा आपको एक वीडियो दिन में 1 बजे, मतलब दोपहर में 1 बजे, और एक जो मिलेगा दूसरा वीडियो मिलेगा वो शाम को 5 बजे मिलेगा। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। ये था आपका शेड्यूल आपका यही रहने वाला है। उसके बाद अगर सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाता है या फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम इनका जो टाइमिंग है, शेड्यूल है, वो चेंज कर देंगे, क्योंकि सिलेबस भी कंप्लीट करना होगा। और अगर आपको इस टाइमिंग से कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग टाइमिंग चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो है ये आपको वीडियो ऑफलाइन मिलने वाले हैं। हम लाइव क्लासेस नहीं ले पाएंगे क्योंकि कॉलेज भी देखना होता है, तो लाइव क्लासेस अभी नहीं हो पाएंगी। उसके बाद आपकी नीड के अकॉर्डिंग हम लाइव क्लासेस भी लेने की कोशिश करेंगे। पहले हमारे पास एक प्रॉपर ऑडियंस हो जाए। अब पता लगे हम लाइव क्लासेस स्टार्ट करते हैं और आप में 2 लोग 4 लोग आए तो फिर उसमें नहीं मज़ा आएगा। तो इसीलिए प्रॉपर ऑडियंस हो जाए, देन उसके बाद हम लाइव स्ट्रीमिंग भी स्टार्ट करेंगे। तो अभी आपको ये वीडियोस ऑफलाइन मिलेंगे। तो आप अगर इन टाइमिंग से कंफर्ट नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको उस अकॉर्डिंग भी वीडियोस मिल जाएंगे। आप जैसा टाइमिंग बोलेंगे जिसमें आप कंफर्टेबल होंगे उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो आइए सर्वे की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, सर्वे की ज़रूरत क्या पड़ी। सर्वे अभी जो है ये कोई भी आप अगर इंजीनियरिंग वर्क करते हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं तो वहाँ पे सर्वे जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। लेकिन सर्वे काफ़ी ज़्यादा पहले से, एंशियंट टाइम से, मतलब प्राचीन काल से ही अस्तित्व में है। बस ये है कि अभी की तरह टेक्नोलॉजी नहीं थी, तरह तरह के अपग्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नहीं थे। वहाँ पे जो होता था, सर्वे होता था, वो उसकी अप्रत्यक्ष विधि होती थी, इनडायरेक्ट मेथड होता था सर्वे करने का। क्योंकि जब पहले आदिमानव लोग थे तब के टाइम से हम सर्वे जो हमारा ये अस्तित्व में है। क्योंकि उन लोगों में भी स्टार्टिंग में तो काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या कम रही होगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जनसंख्या बढ़ी वो लोग जंगलों से बाहर आने की कोशिश, मैदानी क्षेत्रों में आने की कोशिश किए होंगे। अब मैदानी क्षेत्रों में आए होंगे तो सबने झोपड़ी बना के या गुफाओं में कैसे भी रहे होंगे। तो वहाँ क्या हुआ होगा कि उन्होंने एक सीमा निर्धारण किया होगा कि यहाँ से यहाँ तक हमारा घर है, यहाँ से यहाँ तक हमारी झोपड़ी है। तो वो जो वहाँ पे उन्होंने एक लिमिट डिसाइड करी थी, वो क्या था, उस टाइम का सर्वे ही था, वो सर्वे का एक पार्ट ही था। तो वो उस टाइम पे सर्वे उस तरह से होते थे। उसके बाद आपने सुना होगा कि महाभारत देखा होगा, तो उसमें महाभारत युद्ध का जो कारण बना था वो ज़मीन ही बनी थी। कौरवों का कहना था कि हम बिना युद्ध के एक सुई की नोक के बराबर भी ज़मीन नहीं देंगे। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारी ज़मीन कहाँ से कहाँ तक है। क्योंकि उस टाइम पे और भी राजा महाराजा हुआ करते थे, तो सबका एक एरिया डिसाइड होता था कि इनका जो
रजवाड़ा चलेगा, मतलब इनका जो राजपाट होगा वो इतने किलोमीटर दूर तक होगा। तो ये सब कैसे डिसाइड होता था? सर्वे के आधार पे डिसाइड होता था। बस क्या है, पहले तरीका जो था सर्वे करने का वो अलग था। तो आइए सर्वेक्षण का इतिहास देखते हैं कि सर्वेक्षण का इतिहास अभी तक क्या रहा है। देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, जो हमने आपको बताया कि सर्वे का इतिहास काफ़ी पुराना है। जब मनुष्य यहाँ पे आप आदिमानव से मतलब रखेंगे कि मनुष्य ने पेड़ों से नीचे उतरकर और गुफाओं से बाहर आकर खुले में गांव बसाने। जब आदिमानव जो थे वो पेड़ों से और गुफाओं से बाहर निकले तो उन्होंने क्या, जनसंख्या बड़ी होगी तो उसी हिसाब से उन्होंने अपने एक बस्ती बनाने की, एक गांव बसाने की सोची होगी। फिर भूमि को जोतना, अब खेत जब बने होंगे तो खेत का भी क्या होता है, मेड़बंदी होती है। मेड़बंदी एक टाइप का क्या है, सर्वे का ही काम है। उसके बाद भूमि का बंटवारा, मापना, सीमाओं का निर्धारण इत्यादि के लिए सर्वेक्षण अस्तित्व में आया। तो जो सर्वे है ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है और सर्वे के बिना कोई भी इंजीनियरिंग वर्क, खास करके सिविल इंजीनियरिंग वर्क कर पाना संभव नहीं है। क्योंकि सर्वे जो होता है ये एज अ बैकबोन, रीढ़ की हड्डी की तरह सर्वे सिविल में काम करती है। तो बिना सर्वे के हम कोई भी काम, फिर चाहे छोटा काम हो या चाहे बड़ा काम हो, अगर इंजीनियरिंग वर्क है तो बिना सर्वे के हम नहीं कर सकते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग में आपको कोई और सब्जेक्ट आए ना आए, सर्वे अच्छे से आना चाहिए। सर्वे पे हम अच्छे से फोकस करेंगे। सर्वे और आरसीसी, इन दोनों सब्जेक्ट को हमें अच्छे से पढ़ना है। सब्जेक्ट सारे अच्छे से पढ़ने हैं लेकिन ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत हमें सर्वे और आरसीसी में है। क्योंकि कोई भी इंजीनियरिंग वर्क करेंगे तो बिना सर्वेक्षण के आप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सर्वे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भूमि का बंटवारा, मापना, सीमाओं का निर्धारण, ये सब किसके आधार पे होता था? सर्वेक्षण के आधार पे होता था। सर्वे के अकॉर्डिंग हम इन सारी चीज़ों को डिसाइड करते थे। उसके बाद क्या है कि आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व महाभारत काल में पांडुपुत्र और दुर्योधन के बीच सुई की नोक भर जमीन को लेकर महाभारत जैसा एक प्रचंड युद्ध हुआ। तो देखिए वहाँ भी क्या था कि उन्हें पता था कि हमारी ज़मीन कहाँ से कहाँ तक है, हमारी जो सीमा है वो कहाँ से कहाँ तक है। इसीलिए उन्होंने बोला कि हम बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी ज़मीन नहीं देंगे, जो कि क्या बना, युद्ध का कारण बना। और ये भी क्या था, एक प्रकार का सर्वे ही था। सर्वे के बाद ही उन्हें पता चला कि हमारा जो एरिया लगता है वो कहाँ से कहाँ तक लगता है। उसके बाद लगभग 1400 ईसा पूर्व में मिस्र के लोगों ने भूकर निर्धारण के लिए भूमि को बांटा था, जिस कार्य के लिए सर्वेयर की मतलब सर्वेक्षकों की नियुक्ति की थी। उस काल के सर्वेक्षकों को रस्सा खींचक कहते थे। देखिए ये सब आपको पता रहे ना रहे, लेकिन ये ज़रूर पता होना चाहिए कि लगभग 1400 ईस्वी पूर्व मिस्र के लोगों ने भूकर निर्धारण के लिए, भूकर का मतलब है कि ज़मीन से जो टैक्स होता है, पहले राजा महाराजा होते थे, ये क्या करते थे कि अपनी प्रजा से ज़मीन के अकॉर्डिंग कर वसूलते थे। जितना ज़मीन वो दिए रहते थे उसका कर वसूलते थे। तो अब अगर किसी के पास ज़्यादा ज़मीन है तो वो ज़्यादा कर देगा, ज़्यादा टैक्स पे करेगा। जिसके पास कम ज़मीन है तो वो कम टैक्स पे करेगा। और कम ज़मीन है, ज़्यादा ज़मीन है, ये कैसे डिसाइड होगा? ये सर्वे के अकॉर्डिंग। जब तक सीमा निर्धारण नहीं होगा हम नहीं पता कर सकते हैं किसके पास ज़्यादा ज़मीन है, किसके पास कम ज़मीन है। तो उसके लिए क्या हुआ, मिस्र के लोगों ने सर्वेक्षकों की नियुक्ति की, जिन्हें उस टाइम भी क्या बोलते थे, रस्सा खींचक बोलते थे। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये याद होनी चाहिए। ये कंपटीशन के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है क्योंकि भूमि की पैमाइश का कार्य लंबे रस्से की सहायता से किया जाता था। अब देखिए रस्सा खींचक इसलिए बोला गया कि अभी की तरह वहाँ पे ना तो मेटेलिक टेप थे, ना फिर फीता था, या फिर जरी वगैरह भी नहीं थी। तो क्या होता था वहाँ पे ज़मीन नापने के लिए तब रस्से का प्रयोग किया जाता था। इसीलिए क्या बोलते थे, उन्हें रस्सा खींचक कहते थे। उसके बाद है कि लगभग 120 ईसा पूर्व में यूनान ने रेखा गणित का विकास किया और धरती पर क्षैतिज व ऊर्ध्वकोण मापन के लिए डायोप्टर नामक उपकरण बनाया। तो 1400 ईसा पूर्व के बाद क्या हुआ कि 120 ईसा पूर्व यूनान देश ने क्या किया, रेखा गणित का विकास किया। और रेखा गणित के विकास के आधार पर ही धरती का जो
क्षैतिज और ऊर्ध्व कोण मापन होता था, उसके लिए उन्होंने एक डिवाइस बनाई और डिवाइस का नाम क्या था, डायोप्टर। फिर उसके बाद रोमन लोगों ने सर्वेक्षण कला का विकास किया। उन्होंने क्या किया कि समकोण डालने के लिए प्लम बॉब का इस्तेमाल किया। आप अभी सुने होंगे साहुल मिस्त्री के पास एक लट्टू के आकार का उपकरण होता है, लट्टू का आकार का होता है कुछ कुछ इस तरह का बना होता है, यहाँ से एक पतला सा धागा बंधा होता है। तो ये क्या होता है, इसे हम साहुल बोलते हैं, इंग्लिश में प्लम बॉब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लम बॉब। और हिंदी में इसी को हम मिस्त्री से आप पूछेंगे तो वो भी आपको साहुल ही बताएगा। और टेक्निकल जो नाम होता है इसका क्या होता है, प्लम बॉब होता है। तो रोमन लोगों ने क्या किया, साहुल का उपयोग करना शुरू किया। उसके बाद उसके साथ साथ उन्होंने दूरी नापने के लिए 10 फुटी छड़ का भी इस्तेमाल किया। वो क्या करते थे, रस्से के बाद उन्होंने क्या किया, एक छड़ बनाई, एक रॉड बनाई जिसकी जो लंबाई होती थी वो 10 फीट होती थी। 10 फीट की छड़ का इस्तेमाल करने लगे। धीरे धीरे ऐसे ही जो सर्वे हुआ उसमें नए नए उपकरण जुड़ते गए और धीरे धीरे सर्वे का जो विकास है वो बढ़ता गया। और इसमें टेक्नोलॉजी का भी, अब तो क्या है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है। ऑटो लेवल जैसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं। रोमन के लोगों ने समकोण डालने के लिए प्लम बॉब मतलब साहुल का इस्तेमाल किया और दूरी मापने के लिए 10 फीटी छड़ का इस्तेमाल किया। उसके बाद फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, फिर सन 1450 ईस्वी के आसपास अरबवासी जो थे, अरब के लोग थे, उन्होंने कंपास का यूज़ किया। और कंपास का जो मेन पर्पज़ होता है ये होता है, ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए कंपास का इस्तेमाल किया जाता है। धरती पर नॉर्थ और साउथ मतलब उत्तर दक्षिण दिशा डिसाइड करने के लिए हम कंपास का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद 1450 के बाद 1570 के लगभग एक अंग्रेज़ सर्वेक्षक जिनका नाम क्या था, थॉमस डिक्स ने एक उपकरण बनाया जिसे क्या बोला गया, थियोडोसियस नाम से इसे जाना गया। इसके बाद में जब इसे थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया तो इसका नाम थियोडोसियस से चेंज करके थियोडोलाइट रखा गया। और प्रेजेंट टाइम पे ज़्यादातर कामों में थियोडोलाइट का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये दोनों टाइप के एंगल को मेज़र करने में सक्षम होता है। ये दोनों टाइप के एंगल्स को मेज़र कर सकता है, वर्टिकल हो फिर चाहे हॉरिजॉन्टल हो। तो वही बोला गया कि इसका जो उपयोग होता है वो क्षैतिज और ऊर्ध्व कोण मापन के लिए किया जाता है। उसके बाद सन 1631 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक पियरे वर्नियर, फ्रांसीसी वैज्ञानिक जिनका नाम क्या था, पियरे वर्नियर, इन्होंने वर्नियर थियोडोलाइट का विकास किया। वर्नियर थियोडोलाइट में क्या होता है कि इसमें कोण मापन के लिए एक उसमें चक्री बनी होती है, एक गोलाकार की रिंग लगी होती है, उस पर एंगल डिनोट किए होते हैं, एंगल उस पर प्रदर्शित किए होते हैं। फिर सन 1831 में विलियम सिंह ने संक्रामी थियोडोलाइट बनाया। अब संक्रामी थियोडोलाइट में क्या होता है, इसमें जो टेलीस्कोप होता है उसको हम थियोडोलाइट में जो टेलीस्कोप लगा होता है, दूरबीन लगी होती है, ट्रांजिट थियोडोलाइट में, संक्रामी थियोडोलाइट में हम उसे वर्टिकल एक्सिस के अराउंड घुमा सकते हैं। फिर उसके बाद सन 1767 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई, जिसमें क्या हुआ, लैम्बटन तथा उनकी टीम द्वारा सन 1852 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट, जो अभी हम जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर। ये ऊंचाई कहाँ से, समुद्र तल से। इसका पता किन्होंने लगाया था, लैम्बटन और उनकी टीम ने, जिसका पता लगाया था उन्होंने 1852 ईस्वी में। और अब सर्वेक्षण में प्रकाशीय पठन थियोडोलाइट, टोटल स्टेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दूरी मापक जिसे शॉर्ट में बोलते हैं ईडीएम, सार्वभौमिक स्थितिक सर्वेक्षण, ग्लोबल पोजिशनिंग सर्वे जिसे हम शॉर्ट में जीपीएस के नाम से जानते हैं। हो सकता है आप हिंदी में ना जानते हो लेकिन जीपीएस तो ज़रूर सुना होगा। तो ये सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं। सॉरी, दिख नहीं रहा था, अब देखिए
अब जो प्रेजेंट में यूज़ हो रहा है वो प्रकाशीय पठन थियोडोलाइट। अब प्रकाशीय पठन थियोडोलाइट में क्या होता है कि दूरी मापने के लिए हमें फीते या जरीब या टेप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्या होता है, इसमें एक प्रकाशीय किरण पुंज निकलती है, एक रेज द्वारा हम उसकी डिस्टेंस को मेज़र कर लेते हैं। और टोटल स्टेशन का भी यूज़ हो रहा है, ईडीएम का यूज़ कर रहे हैं, और जीपीएस, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में हम जीपीएस का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, जिसमें आप फ़ोन में मैप्स वगैरह भी देख लेते हैं। लोकेशन ट्रैक करने के लिए जीपीएस का इस्तेमाल किया जाता है। ये सब क्या है, ये भी सर्वे के टाइप हैं। बस क्या है कि ये सारी चीज़ें अब डिजिटली होने लगी हैं और टेक्नोलॉजी के बेसिस पे होने लगी हैं। बाकी क्या है, ये सारे भी सर्वे के ही पार्ट हैं। और लेटेस्ट में अभी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, जीपीएस का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है। तो ये थी एक छोटी सी हिस्ट्री सर्वे की, प्राचीन काल से अब तक की। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, तो आइए देखते हैं कि चैप्टर में पहला टॉपिक क्या है। तो इसमें सबसे पहले अब हम सर्वे पढ़ रहे हैं, तो सर्वेइंग की डेफिनेशन, सर्वे की परिभाषा में पता होना चाहिए कि सर्वे किसे कहते हैं। भूमि पटल पर भूगर्भ व आकाश में स्थित, भूमि पटल मतलब सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ मतलब पृथ्वी की सतह पर, भूगर्भ में मतलब बीनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की सतह के अंदर और आकाश में स्थित विभिन्न प्राकृतिक व कृत्रिम मतलब नेचुरल और आर्टिफिशियल बिंदुओं व आकृतियों की क्षैतिज व ऊर्ध्व स्थिति ज्ञात करने की कला को सर्वेक्षण कहते हैं। मतलब कोई भी, चाहे बिंदु हो, कोई भी आकृति हो, कोई भी वस्तु हो, वो ज़मीन पर, ज़मीन के अंदर और आकाश में उनकी स्थिति, उनका क्षैतिज कोण, उनका ऊर्ध्व कोण, उनकी पूरी डिटेलिंग करना ही क्या कहलाता है, सर्वे कहलाता है। तो सिंपल सा हम बोल सकते हैं कि पृथ्वी सतह पर, पृथ्वी सतह के अंदर और आकाश में स्थित विभिन्न प्राकृतिक और कृत्रिम बिंदुओं व आकृतियों की क्षैतिज व ऊर्ध्व स्थिति ज्ञात करने की कला को हम सर्वेक्षण कहते हैं। तो सर्वेक्षण की डिफिनेशन क्लियर हुई। फिर से देख लेते हैं कि भूमि सतह पर, अगर आपको ये थोड़ा सा टिपिकल लग रहा हो तो सिंपल से आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह के अंदर तथा आकाश में स्थित विभिन्न प्राकृतिक व कृत्रिम बिंदुओं व आकृतियों की क्षैतिज और ऊर्ध्व स्थिति ज्ञात करने की कला को हम सर्वेइंग कहते हैं। ये मेनली 2 प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला होता है प्लेन सर्वे, और दूसरा जो होता है वो जियोडेटिक सर्वे होता है। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि सर्वेक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, सर्वे करना क्यों पड़ता है, इसका क्या पर्पज़ है, पहले ये देख लेते हैं। देन उसके बाद हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहें तो डेफिनेशन लिख सकते हैं कि द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ पॉइंट्स ऑन अबव और बीनीथ द सरफेस ऑफ, मतलब पृथ्वी सतह के ऊपर, अबव मतलब आकाश में, और बीनीथ मतलब अंदर, भूगर्भ में, बाई मीन्स ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स। इसके लिए आप चाहे प्रत्यक्ष विधि अपनाएं चाहे अप्रत्यक्ष विधि अपनाएं। इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है और इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स क्या होते हैं। ऑफ डिस्टेंसेज, डायरेक्शंस एंड एलिवेशन, मतलब पूरी आपको डिटेलिंग करनी है, डिस्टेंस कितनी है, किस दिशा में है। एलिवेशन मतलब होता है झुकाव क्या है, कोण कितना बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें ज्ञात करना ही क्या कहलाता है, सर्वे कहलाता है। सर्वेक्षण कार्य के लिए रेखा गणित, भूगोल, भौतिकी आदि विषयों की प्रारंभिक जानकारी की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर आपको सर्वे पढ़ना है, सर्वे की आप एक अच्छी नॉलेज चाहते हैं, तो उसके लिए आपको रेखा गणित आनी चाहिए। क्योंकि आपकी अगर रेखा गणित कमज़ोर है तो आप मैप्स प्रॉपर तरीके से नहीं बना पाएंगे। आपको भूगोल आना चाहिए। भूगोल का यहाँ पे सिंपल सा मतलब है कि जो पृथ्वी होती है वो, अब यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न अभी
और दूर होगी। हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि पृथ्वी जो है वो गोल है, लेकिन पृथ्वी गोल नहीं होती है। इसको हम अभी इस कन्फ्यूज़न को क्लियर करने वाले हैं। तो पृथ्वी में आपने उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ये सारी चीज़ें और गोलार्ध वगैरह पढ़ा होगा। तो यहाँ से मतलब है कि भूगोल के बारे में, और भौतिकी का मतलब है, भौतिकी से आपको डायरेक्शंस वगैरह, सदिश और अदिश राशियाँ, ये सारी चीज़ें, इनका भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यहाँ पे यूज़ होने वाला है। तो इसीलिए बोला गया है कि रेखागणित, भूगोल और भौतिकी की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए अगर आप सर्वे पढ़ रहे हैं तो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सर्वेक्षण के उद्देश्य। सर्वे करने का क्या मेन पर्पज़ है वो देख लेते हैं। देखिए, सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य जो होता है, किसी भू क्षेत्र का एक ऐसा मानचित्र या नक्शा बनाना जो उस क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं और रेखाओं को क्षैतिज समतल पर सही सही निरूपित करे। मतलब सर्वेक्षण का जो मेन पर्पज़ है, जो मेन मोटिव है, वो क्या है कि जो भी जिस भी एरिया का आप सर्वे करने जा रहे हैं वहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं, अब पॉइंट्स में आपका बिल्डिंग है, कोई भी नदी है, नाला है, सड़क है, रेलवे लाइन है, पेड़ पौधा है, कोई हिस्टोरिकल प्लेस है, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, इन सारी चीज़ों की प्रॉपर जानकारी एक मैप में देना ही क्या कहलाता है, सर्वे का मुख्य उद्देश्य होता है। और नक्शे को देखकर क्षेत्र की स्थलाकृति की सत्य जानकारी मिल सके। तो क्या है, अगर आप उसका एक स्थलाकृत का मतलब होता है टोपोग्राफी, स्थलाकृत को हम इंग्लिश में बोलते हैं टोपोग्राफी। ये जो टोपोग्राफी मैप होता है, ये भारत के सर्वेक्षण विभाग द्वारा मतलब सर्वे ऑफ इंडिया, भारत का जो सर्वेक्षण विभाग है, ये टोपोग्राफी मैप तैयार करता है, जिसमें उस लोकल एरिया का जहाँ का भी ये स्थलाकृत टोपोग्राफी मैप होता है वहाँ की सारी डिटेलिंग होती है। जो भी पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे, पॉइंट्स में आपका हमने बताया कि नदी, नाला, रेलवे लाइन, स्टेशन, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें उसमें आपको प्रॉपर तरीके से प्रदर्शित की गई होंगी। इसी को हम टोपोग्राफी या स्थलाकृति बोलते हैं। उसके बाद क्या है कि बिंदुओं व आकृतियों की क्षैतिज दूरी तथा भूमि पटल पर इसकी सापेक्ष स्थिति ज्ञात की जा सके। सर्वेक्षण का जो दूसरा मेन पर्पज़ होता है वो बिंदुओं की और आकृतियों की क्षैतिज दूरी, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है उसकी, और उसकी जो रिलेटिव पोजीशन है पृथ्वी की सतह पर वो क्या है, वो भी ज्ञात करने के लिए भी हम सर्वे का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बिंदुओं की ऊर्ध्वाधर स्थिति तथा सापेक्ष ऊंचाई का पता लगाना। मतलब मान लीजिए कोई एक मीनार है, ये एक मीनार है और उसी के बगल में दूसरी मीनार है। तो एक तो ये हो गया कि हम इसकी प्रॉपर टोटल डिस्टेंस, टोटल ऊंचाई ज्ञात कर लें, हाइट क्या है। एक तो ये होगी इसकी पूरी ऊर्ध्वाधर स्थिति, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई हो जाएगी। और दूसरा क्या होगा, इसकी जो रिलेटिव, मतलब इसके सापेक्ष ये कितना ऊंचा है, तो ये क्या होगा, ये सारी चीज़ें भी ज्ञात करने के लिए हम सर्वे का इस्तेमाल करते हैं। इस पॉइंट का मतलब यही हुआ कि बिंदुओं की ऊर्ध्वाधर स्थिति तथा सापेक्ष ऊंचाई का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है कि क्षेत्र मापों के आधार पर नक्शा तैयार किया जाता है। सर्वे का मेन काम क्या होता है, नक्शा तैयार करना। उसके बाद सड़कों, भवनों, रेल मार्गों, नहरों, शिविरों आदि निर्माण कार्यों के लिए मिट्टी कटाई भराई का परिमाण ज्ञात करना। कई बार क्या होता है कि अगर आप बिल्डिंग बना रहे हैं, तो अगर ढलान पे बना रहे हैं तो वहाँ पे आपको सॉइल फिलिंग करना पड़ता है। तो उन सब की जानकारी भी हम किससे कर सकते हैं कि कितनी मिट्टी लगेगी, ये सारी जानकारी किससे मिलेगी हमें, सर्वेक्षण करके हम पता कर सकते हैं। कि अगर हम मान लो ये आपका ग्राउंड लेवल है, इस लेवल पे आप बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, लेकिन जो आपकी ज़मीन है वो इतनी ढलान पे है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे इतनी फिलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, आपको इतनी मिट्टी भरनी पड़ेगी। तो इन सारी चीज़ों का पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सर्वे का प्रयोग करते हैं। वहीं पे आपको कोई रोड बनाना हुआ, अब रोड क्या है, अगर हाइट ज़्यादा है ज़मीन की तब भी ज़्यादा हाइट पे आप नहीं बना सकते हैं रोड। हाइट ज़्यादा है तो आपको, मान लो आपको इस लेवल में बनाना है, इस ग्राउंड लेवल ये है आपका, इस लेवल में आप
रोड को बनाना चाहते हैं और ज़मीन आपकी इतनी ऊंची है, तो इतने की आपको क्या करनी पड़ेगी, कटिंग करनी पड़ेगी। तो इसका भी किससे पता लगाएंगे, सर्वे के द्वारा ही पता लगाएंगे। देन उसके बाद क्या है, ये तो बात हुई कटिंग की। ये अगर आप मिट्टी काट के निकाल रहे हैं तो ये कटिंग कहलाता है, कटान जिसे कहते हैं। वहीं पे ये आपका मान लो अब ग्राउंड लेवल जो है ये है और सड़क आपको इसके सापेक्ष बनानी है, लेकिन ज़मीन इतनी नीचे है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको इतनी ऊंचाई में मिट्टी की फिलिंग करनी पड़ेगी, मतलब मिट्टी भरनी पड़ेगी। तो इसका भी पता आप किससे लगाएंगे, सर्वे करके ही लगाएंगे। ऐसा ही आपको रेल मार्ग, अगर रेल की पटरी ऊपर नीचे करनी है, ऊपर नीचे बनानी है, तो वहाँ भी सॉइल कटिंग फिलिंग होगी। नहर के निर्माण में भी कटाई और भराई का होगा। उसके बाद है कि पहाड़ों, नदियों, नालों या नहरों के स्रोत, प्रवाह, मार्ग ज्ञात किए जाते हैं। मतलब आपको कोई नहर बनानी है, नया कैनाल बनाना है, तो उसके लिए कंटूरिंग, समोच्च रेखन पता होना चाहिए। इसके बारे में हम देखिए, यहाँ पे एक टर्म हमने बोला समोच्च रेखन, समोच्च रेखन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कंटूरिंग, कंटूर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंटूर। ये हम 5th सेमेस्टर में सर्वे सेकंड में पढ़ेंगे। तो अगर आपको कोई नहर बनानी है तो उसके लिए आपको कंटूरिंग करनी पड़ती है उस एरिया की। तो वही बोला गया है कि पहाड़ों, नदियों, नालों या नहरों के स्रोत, प्रवाह, मार्ग, मतलब उनका जो एक पाथ होता है, एक रास्ता होता है, वो ज्ञात करने के लिए और बाढ़ नियंत्रण कार्य के लिए किया जाता है। अगर हम सर्वे कर लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा सर्वे के आधार पे कि किस एरिया में बाढ़ आता है, कहाँ पे नहीं आता है, कहाँ पे पानी ज़्यादा रुकता है, कहाँ पे पानी नहीं रुकता है। इन सारी चीज़ों का भी पता हम किससे लगाते हैं, सर्वे के आधार पे ही पता करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका भवनों तथा सिविल कार्यों के अभिविन्यास। मतलब कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई सिविल इंजीनियरिंग वर्क करना है, तो उसका जो लेआउट तैयार करते हैं उसकी निशानदेही मौके पर भी हम किसके हेल्प से करते हैं, सर्वेक्षण के आधार पर ही करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका नगरों, जिलों, प्रदेशों तथा देशों की सीमा। मतलब ये है कि अगर आप किसी नगर में हैं, किसी लोकल एक प्रॉपर टाउन में रह रहे हैं, तो वो भी लगता है कि ये टाउन हमारा यहाँ से यहाँ तक लगता है, तो वो क्या होता है, किसके बेसिस पर डिसाइड करते हैं हम, सर्वे के अकॉर्डिंग। जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनकी जो सीमा होती है, उनकी जो लिमिट होती है, वो भी सर्वे के अकॉर्डिंग। प्रदेश है, मान लो उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश की सीमा कहाँ तक है, इसका भी हम जो निर्धारण करेंगे वो किसके आधार पे करेंगे, वो सर्वे के आधार पर ही करेंगे। नक्शा तैयार करेंगे उसी के आधार पर करेंगे। अब देशों की जो सीमा होती है कि भारत यहाँ से यहाँ तक है, चीन यहाँ से यहाँ तक है, इन सारी चीज़ों का पता हम किससे लगाते हैं, सर्वे करके ही नक्शा बनाया जाता है और उसी बेसिस पे हम कहते हैं कि भारत यहाँ से यहाँ लगता है और चीन यहाँ से यहाँ तक, पाकिस्तान यहाँ से यहाँ तक है, या फिर भारत के अंदर आप आ जाएंगे तो दिल्ली यहाँ से यहाँ तक है। तो ये सारी चीज़ें हम किसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं, सर्वेक्षण करेंगे, उसके बाद हम एक प्रॉपर मैप तैयार करते हैं उसी के बेसिस पे। फिर है भू क्षेत्र के क्षेत्रफल की गणना। अगर आपको किसी भी क्षेत्र का एरिया निकालना है तो आप डिस्टेंस मेज़र करके लेंथ एंड विड्थ, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करके वहाँ से भी आप उस एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो वो भी आप सर्वेक्षण की हेल्प से कर सकते हैं। उसके बाद भूगर्भ में छिपी खनिज संपत्ति का पता लगाया जाता है। अगर आपको किसी जैसे बहुत सारी इम्पॉर्टेंट धातुएं और अधातुएं हैं, वो सारी चीज़ें हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, ज़मीन के अंदर से। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कोई भी उपयुक्त जो है खनिज पदार्थ है, उसका पता भी हम कैसे लगाते हैं, सर्वेक्षण करके ही पता लगाया जाता है। तो ये थे आपके, ये एक छोटा सा इंट्रो क्लास थी आपकी सर्वे के पहले लेक्चर में। तो यहाँ पे हमने देखा कि सर्वे क्या होता है, सर्वे किसे कहते हैं और उसके मेन पर्पज़ क्या है, उसको हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सर्वे के क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे कि सर्वे के टाइप्स भी देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।